हेलो स्टूडेंट, हमने आपको सेट 6 के जो सेट है हमारे पास 800 बाई CA का वर्णनात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं। 6 में से हमको केवल 5 करने होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि द्विघात बहुपद p-1 x² प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, कैसे इसे आसानी से सॉल्व करेंगे। माना px, इसको px मान लेते हैं बेटा हम। p-1 x² प्लस px प्लस 1। अब इसमें क्या दे रखा है कि दिया है एक शून्यक -3 है, दिया है बहुपद पद का एक शून्यक -3 है। अब इसका मान बेटा 0 कब होगा कि x बराबर -3 रख देंगे। अब px का मान -3 पर शून्य है या शून्य होगा, एक ही बात है। अब देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर -3 रखेंगे। रखने पर तो p-3 इज इक्वल टू p-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1। अब देखिए, इसका मान हमारे पास 0 हो जाएगा, इसका मान रखेंगे 0। तो 0 बराबर p-1 इंटू ये बन जाएगा बेटा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 3p प्लस 1। अब 0 इज इक्वल टू 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9p माइनस 9 माइनस 3p प्लस 1। अब 0 इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस के 9p है, माइनस के 3p है, तो यहाँ बचेंगे बेटा 6p माइनस, अब प्लस का 1 और माइनस का 9, ये हो गया बेटा हमारे पास 8। यानी 9 में से 3 को कम कर दिया तो बचेगा बेटा हमारे पास 6। अब -9 है और ये अचर है तो इसमें प्लस का 1 है तो ये बचेगा -8। अब क्या काम करना है बेटा, p का मान हमें निकालना है, तो 8 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6 से p इज इक्वल टू 8। अब p का मान जब हम निकालेंगे तो 8/6 यानी 4 2 से काट देंगे, तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी p का मान आ गया बेटा हमारे पास 4/3। यही पूछा था इसका कि p का मान क्या होगा। अतः p का मान 4/3 होगा। ये इसने हमको पूछा था। देखो कितने आसान तरीके से बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला ए हो जाता है। अब बी वाले में कहता है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण एवं का एक अद्वितीय हल है। तो देखिए यहां दे रखे हैं समीकरण, दिया है समीकरण एवं कौन कौन से दे रखे हैं, 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या दे रखा है बेटा हमारे को, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे को समीकरण इसने दे रखे हैं। अब इनका अद्वितीय हल की बात कर रहा है, तो बेटा इस क्या काम करेंगे, द्विघात समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होगा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। इनसे क्या करेंगे,
तुलना करेंगे करने पर। अब देखिए पहले वाले समीकरण की तो पहले वाले समीकरण से हम तुलना करेंगे, दूसरे वाले समीकरण की दूसरे वाले समीकरण से तुलना करेंगे। तो देखिए बेटा यहां पर आ जाएगा A1 इक्वल टू 4, B1 आ जाएगा बेटा हमारे पास P, और C1 आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास 8। अब यहां पर A2 की बात करते हैं, तो A2 कितना होगा बेटा 2, और B2 कितना होगा हमारे पास 2, और C2 कितना होगा हमारे पास 2 होगा। ये हमने बेटा इनकी वैल्यू निकाली। अब इसने क्या कहा कि जब अद्वितीय हल है, जब अद्वितीय हल है तब क्या होता है बेटा A1 बट्टे A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बट्टे B2। अब इनमें क्या काम करेंगे बेटा, हम इनके मान रख देंगे। मान रखने पर अब A1 का मान कितना है हमारे पास 4 है, A2 का मान कितना है 2 है, नॉट इज इक्वल टू B1 का मान कितना है हमारे पास P है, और B2 का मान कितना है हमारे पास 2 है। ठीक, 2 से हम इसको काट देंगे 2 बार, ये एक बार कटा। अब ये हो गया 2 बट्टे 1 नॉट इज इक्वल टू P बट्टे 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा P नॉट इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास निकल आया। अब इसने क्या काम कहा कि एक अद्वितीय हल है, तो हम यहां लिखेंगे अतः P बराबर 4, P बराबर मान लो P के मान 4 को छोड़कर सभी मानों के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ये इसका आंसर होगा, यानी P का 4 मान छोड़ना है। जो हमारे पास नॉट इज इक्वल टू निकला है, तो ये कह रहा है P के मान 4 को छोड़ करके सभी मानों, P के जितने भी मान होंगे तो सभी के लिए अद्वितीय हल होगा। तो देखिए हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो जाता है। अब है हमारे पास अगला नेक्स्ट, तो उसे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। देखिए बेटा इसमें हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, माना वृत्त का केंद्र O है, ये तो मान लिया हमने O, और बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु को मान लेंगे P। अब इसने और कुछ कहा था, स्पर्श की बात की थी, स्पर्श रेखाओं और तथा स्पर्श बिंदु A और B हैं। ये हमारे पास, अब देखिए बेटा ऐसे का हम बनाएंगे चित्र, चित्र के माध्यम से समझाएंगे इसे। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास वृत्त का केंद्र,
ये हो गया स्पर्श बिंदु ए और बी। अब यहां से जो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं ये वाली, यहां बिंदु हो गया हमारे पास पी। अब इसने क्या कहा था कि सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली। अब वृत्त का केंद्र कौन सा है? ओ है। बाह्य बिंदु क्या हो गया हमारे पास? पी हो गया। अब इसको हमने मिलाया, ये हमने इसको मिला दिया। अब आपको पता होगी कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा हमेशा लंब होती है, तो ये तो हमारे पास लंब हो गई। अब इसने पूछा क्या गया है, तो वृत्त की स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। अब इसने पूछा है बेटा, तो ये होगा ए पी ओ, और ये वाले कोण की बात कर रहा है, तो सिद्ध करना है। हम यहां लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ। इनको सिद्ध करके हमें देना है कि ये बराबर कोण बना रही हैं या नहीं बना रही। तो देखिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि त्रिभुज ए ओ पी ले लो या पी ओ ए ले लो। तो देखिए त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी, पी ओ बी में। अब सबसे पहले हम यहां से कहां से उठाएंगे बेटा, कि देखिए ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। ये क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब दूसरी कंडीशन कहां से बनेगी बेटा हमारे पास? दूसरी कंडीशन बनेगी हमारे पास एपी बराबर बीपी, या कोण ले लो इसको, कोण भी हमारे पास दे रखे हैं। कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर कोण, इसे मान लो बेटा, ऐसे ले लो, सबसे अच्छी बात है एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। अब देखो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती हैं। ये क्या है हमारे पास? दोनों स्पर्श रेखाएं। तो जब स्पर्श रेखाएं किसी भी बिंदु से खींच दो, यहां से खींचो, यहां से खींचो, कहीं से भी खींचो, वो हमेशा बराबर लंबाई की होती हैं। ये हमारे पास नियम है। अब देखिए दूसरा क्या है कि ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी। ये क्या है बेटा? दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए तीन चीजें हमें मिल गई इसमें, एक भुजा ये मिल गई, एक भुजा ये मिल गई, और एक भुजा ये मिल गई। तो देखिए इसलिए त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ, त्रिभुज पी ओ बी। अब ये कैसे हो गया? आर एच एस से। अब ये हमारे पास बेटा यहां पर आ गया कि कोण एपीओ बराबर कोण बीपीओ। अब यहां लिखेंगे अतः वृत्त के केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श
रेखाओं के साथ स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है। अब ये क्या काम कर रहा है बेटा, ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हैं, बराबर है। क्यों, कोण एपीयू बराबर कोण बीपीयू। तो हमने लिख दिया कि वृत्त के केंद्र का बाह्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सी था, ये क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, अब क्या बात करता है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की एक वृत्त नहीं होगा बेटा, यहाँ एक त्रिभुज होगा। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है। तो देखिए यहां करें, मान लेंगे बेटा, माना त्रिभुज ए बी सी है। हमने कौन सा मान लिया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, अब यहां पर एक हम त्रिभुज ले लेंगे। यहां मान लेते हैं ए, यहां मान लेते हैं बी, यहां मान लेते हैं सी। अब इसने कहा कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी ये भुजा है हमारे पास ए बी, इसका मध्य बिंदु है डी, और इसको इसके बीसी के समांतर खींचेंगे तो ये ई पर विभाजित कर रही है। ठीक है, अब इसी को हमें सिद्ध करना है कि ए ई बराबर ई सी दिया है। अब लिखेंगे यहां बेटा, दिया है ए बी का मध्य बिंदु बी है और डीई समांतर बीसी। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास अब काम कहां से करना शुरू करेंगे कि त्रिभुज एबीसी लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में ले लेंगे। अब क्या लेंगे, सबसे पहले डीई समांतर बीसी, ये हमारे को तो दे रखा है। अब क्या काम करना है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। जब डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए अब AD बराबर BD हो जाएगा। AD बराबर BD, समीकरण नंबर डाल देंगे ए। अब देखिए बेटा, यहां पर जो हमारे पास प्रमेय लगेगी वो लगेगी BPT, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, क्योंकि ये विलोपन है थेल्स प्रमेय का। हम या तो इसे बोल दें थेल्स प्रमेय के विलोम से, या हम यहां कर दें आधारभूत आनुपातिक प्रमेय यानी बीपीटी। तो यहां लिखेंगे हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, ये होता है बेटा हमारे पास बीपीटी। अब देखिए यहां पर जब आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
ये क्यों होगा भाई? आधारभूत अनुपात प्रमेय क्या कहते हैं कि जब एक भुजा का मध्य बिंदु या एक भुजा के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा है, तो वो जो पहली रेखा को विभाजित कर रहा है बिंदु, उसी प्रकार से वो तीसरी भुजा को विभाजित करेगा उसी अनुपात में। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से यहां पर लगा देंगे मान, तो एडी का मान समीकरण 1 से रख देंगे। रखने पर तो एडी का मान क्या है बेटा? हमारे पास बीडी है, बीडी बट्टे बीडी इज इक्वल टू क्या होगा? ए ई बट्टे ई सी। अब देखिए बीडी से ये बीडी कैंसिल हो गया एक ही बार, ठीक है। अब ये हो गया बेटा ए ई बट्टे ई सी इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ई बराबर ई सी। यही हमको यहां से सिद्ध करना था। अब इसमें जो दिया है उसी प्रकार से लिखेंगे। अतः त्रिभुज की एक भुजा, अतः त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समुद्भाजित, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समुद्भाजित करेगी, समुद्विभाजित करेगी। यही इसने हमको सिद्ध कराने के लिए कहा था, तो हमने सिद्ध कर दिया। बेटा अगर आपने यहाँ सिद्ध कर लिया या आपने छोड़ दिया यहीं तक, तो क्वेश्चन नंबर कटने की संभावना रहती है। जब तक आप निष्कर्ष तौर पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो नहीं लिखोगे, तब तक यहाँ पूरे नंबर नहीं मिलते। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बच गए बेटा, ई और एफ। इन्हें भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं समय को न गंवाते हुए। तो देखिए डी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये डबल लग गया है यहाँ, माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा जो सारणी दे रखी है, यहाँ दे रखा है वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल कितना है बेटा? 120 से स्टार्ट होता है, 120 से 130। दूसरा है हमारे पास 130 से 140, फिर है हमारे पास 140 से 150, फिर 150 से है बेटा हमारे पास 160, और ये दे रखा है 70 तक, 160 से 170। अब दे रखी है बारंबारता, बारंबारता कितनी कितनी है हमारे पास? 2, 8, 12, 2, 8, 12, 20, 8, 20, 8, 2, 8, 12, 20, 8, 2, 8, 12, 20, 8। अब हमको काम कहां से करना है? काम करना है बेटा मध्य पद निकालेंगे। मध्य पद, मध्य पद क्या होता है हमारे पास? x, और ये बारंबारता क्या है हमारे पास? f। अब हमको देखना है कि बेटा ये 120 है, ये 130 है,
तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 250। अब 250 का आधा करेंगे कितना होगा 125। तो मध्य पद के लिए मैं हम बता देते हैं आपको 120 जो लो लिमिट है वो अपर लिमिट है, इनको जोड़ा और हमने क्या काम किया आधा किया। तो देखिए 20 और 30 50, 100 और 100 कितने हो जाए 200। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 250। 250 में 2 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 125। दूसरा तरीका ये है मध्य का निकालने के लिए, ये 120 है, 120 इसमें से ले लो, बचे एक्स्ट्रा 5, 5 को आधा बांट दो तो 125 हो जाएंगे। तो ये हो गया 125। अब डिफरेंस कितने का है आपको दिखाई दे रहा है अंतर दोनों में, सब प्रत्येक अंतराल में 10 का है, तो 10 10 बढ़ाते जाओ। तो देखिए 135 और 145, फिर है हमारे पास 155, फिर है हमारे पास 165। ये निकल आया बेटा हमारे पास। अब हमें क्या काम करना है यहाँ पर f इंटू एक्स निकालना है, यानी इनका हमें क्या करना है अब गुणा कर देना है x का और f वाले पद का। तो देखिए यहाँ पर 125 का 2 के साथ गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 250। अब 8 का गुणा करेंगे 135 में, तो देखिए 8 5 40, 40 को 0 हासिल लगे 4, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 के 8 हासिल बची 2, 8 8 और 2 10, यानी 1080। अब देखिए बेटा यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे इसमें, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल की बची 6, 12 चौक 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास 54, 54 के 4 हासिल की बची 5, 12 12 और 5 17। अब 20 का इसमें करेंगे तो 20 का हमारे पास 0 है, तो 0 को तो अलग कर लो। अब 2 का कर दो इसमें, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगे 1, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगे 1, 2 पंजे 10 1 11 और 2 1 2 और 1 3, ये हो गया बेटा हमारे पास 3100। अब देखिए 8 का 165 में करेंगे तो 8 5 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 6 48 और 4 52, 52 की 2 हासिल की बचे 5, 8 और 5 13। ये संख्या हमारे पास आ गई। अब यहाँ हमें क्या निकालना है बेटा सिग्मा एफ एक्स, इसका जोड़ होता है, सिग्मा का संबंध होता है जो एफ इंटू एक्स जिन पदों का निकाल रहे हैं उनका योगफल कर दें। तो देखिए 0 0 0 है, 0 रख देंगे। अब 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 2 हो जाएंगे बेटा हमारे पास 19, हासिल की बचेगी 1। अब 1 हासिल इसमें जोड़ दो, 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 11, 11 और 3 14, 14 की 4 हासिल की बचेगी 1। अब 1 1 2, 2 1 3, 3 और 3 6, 6 1 7, यानी 74 90 ये आ गया। अब देखिए बेटा हमारे को क्या काम करना है सिग्मा एफ भी निकालना है। तो देखिए 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 8 20, 20 को 0 हासिल लगे 2, 2 1 3, 3 और 2 5। अब हमारे को क्या पूछा था हमारे को माध्य, माध्य पूछा है। माध्य होता क्या है बेटा हमारे को एक्स बार हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये हमारे को मेन फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए। तो देखिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 7 4 9 0 बट्टे 50। अब देखिए 1 0 से ये 0 खत्म हो गया। अब बची संख्या कितनी हमारे पास 749 बट्टे 5। अब 749 में बेटा 5 का दे लो भाग 749 में, तो 5 1 5, क्या बचेंगे 2। अब कितने लिए हमने 4 तारे, 5 चौके 20, कितना बचा 4। अब 9 तार लिए हमने तो 5 ने 45। अब क्या बचेंगे बेटा हमारे पास 4 बचेंगे। अब दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 का भाग देंगे 40 में तो क्या बच जाएगा 8 बार 5 अट्ठे 40। तो यानी इस संख्या को जब हमने काटा तो ये कटा 149.8 बार। तो x बार इज इक्वल टू 149.8। ये इसका बेटा जो हमारे पास पूछा गया था उसका आंसर
क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रायिकता का, उसे भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। तो देखो बेटा यहां पर हम लिखेंगे दिया है लाल गेंद कितनी है हमारे पास 5, सॉरी 3 है बेटा 3, और लाल गेंद हो गई हमारे पास 3, और काली गेंद काली गेंद दे रखी है हमारे को 5। तो यहां निकालेंगे बेटा कुल गेंद। अब कुल गेंद कितनी है 5 और 3 8 हो गई। अब इसने पूछा क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो। तो देखिए लाल गेंद होने की प्रायिकता नंबर 1 डालेंगे, लाल गेंद की प्रायिकता, वही फॉर्मूला जो हम लगाते चले आए हैं, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा हमारे पास, लाल गेंद की बात कर रहा है तो 3 होंगे इसमें, और कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास 8 होंगे। तो यही बेटा इसका आंसर होगा 3/8। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, दूसरा प्रश्न कह रहा है काली हो, तो काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता कितनी होगी। अब देखिए अनुकूल परिणाम हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम। अब काली गेंद कितनी हमारे पास 5 है, तो 5 रखेंगे। अब कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 8 है, तो 8 रख देंगे। इसका आंसर होगा 5/8। इसमें कोई बेटा सॉल्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना है, केवल आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से सॉल्व होने हैं। फॉर्मूला क्या है, यानी फॉर्मूला यही ध्यान रखना है आपको, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम का हमें लगाना है। अगर ऐसा आपने कर लिया तो ये समझ लो कि ये प्रायिकता के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब ये 4 नंबर में क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस हम केवल हमें इतना पता था कि कुल परिणाम बट्टे अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम लगाना है। तो जिसकी प्रायिकता पूछी गई है तो उसकी हमने निकाल दी। अब यही अगर बेटा बात कर देता कि या तो लाल इसके बोल देता कि लाल नहीं है या काली नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लाल की प्रायिकता हमने निकाल ली। अब लाल नहीं की प्रायिकता निकालते तो 1 - 3/8 घटा देते, यानी जो लाल की प्रायिकता निकली है उसको। अब ऐसे ही काली की बात करता है, काली नहीं है तो हम 5/8 को 1 में से घटा देते, तो इसका आंसर निकला था, जैसे इससे पहले वाले सेटों में निकलवाया है। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। उसमें बेटा हर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन आपको अथवा में दे रखा होगा, लेकिन एक एक करना होता है तीनों में से। तो हम यहाँ पर आपको जो अथवा वाले हैं साथ में ही कराते हैं। तो अगर बेटा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। और बेटा हमारा जो वीडियो है अपलोड होता है शाम को 7:30 बजे होता है। अगर आप कंटिन्यूस अपना बरकरार पढ़ाई को रखना चाहते हैं तो 7 बजे के बाद में आप हमारे वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।